उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अगर मुझे जज बनना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ कि 10th के बाद कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, क्या स्पेशलाइजेशन हो, क्या एलिजिबिलिटी होती है इसके लिए? जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कॉमर्स लूँगा तो कॉमर्स के बाद क्या मैं एलएलबी ज्वाइन करूँ, या मुझे एलएलबी अगर ज्वाइन करने का मेरा पहले से मन है तो मैं आर्ट्स के साथ भी एलएलबी कर सकता हूँ। कि क्या जुडिशरी सर्विसेज में बैठने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है? तो इनिशियल अभी 10th में 12th में ये सपना देख रहे हैं कि वो भी जज बनकर देश की सेवा करेंगे। मुझे बेरक पढ़ने की आदत नहीं है क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो मुझे उसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए? तो यानी कि 3 स्टेज हो गए हमारे एग्ज़ाम्स के। यस। एक पहले प्री स्टेज होगी जैसे सिविल सर्विसेज में होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है जो रिटर्न में होता है, और देन उसके बाद इंटरव्यू जो ये सब क्लियर। देख पा रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी इन इंडिया, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो इंडियन जुडिशरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वो जज बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सोसाइटी की सेवा करें जज बनकर और लोगों को न्याय दिला सके। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए हमने कोशिश की है एक छोटा सा प्रयास करने की। कुछ हम क्वेश्चंस पूछेंगे, हमारे बीच एक्सपर्ट एडवोकेट शैलेंद्र पांडे जी हैं, ये हमारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो स्वागत है पांडे जी आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जुडिशरी के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं हमारा वीडियो और अभी उनको नहीं पता कि जुडिशरी है क्या, या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अगर मुझे जज बनना है तो उसके लिए मैं क्या करूं कि 10th के बाद कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, क्या स्पेशलाइजेशन हो, क्या एलिजिबिलिटी होती है इसके लिए? इसके लिए अगर मैं स्पेशली बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो हर स्टेट की है कि आपके पास एलएलबी डिग्री कंपलसरी है। एक राजस्थान स्टेट ऐसा है जहां आप फाइनल ईयर में अगर हैं तो भी आप प्रीलिम्स दे सकते हैं। बाकी हर स्टेट में आपको डिग्री मस्ट है, एलएलबी डिग्री यानी होनी कि चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको एलएलबी, यस, लॉ ग्रेजुएशन तो ये 5 साल की होनी चाहिए या 3 साल 5 की? साल या हो या 3 साल हो। तो 3 साल की कब होती है तीन एलएलबी? 3 साल आफ्टर, जब आप बीए करते हैं उसके बाद आपको 3 साल का होता है, और आफ्टर 12th आप 5 साल वाली जो है बीए एलएलबी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एलएलबी 2 तरह की होती है, एक 3 साल की होती है और एक 5 साल की। जो 5 साल वाली है वो 12th के बाद बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें उनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसी में एक तरह से मान लीजिए काउंट होती है। हालांकि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कहते, वो कहते हैं उसको ग्रेजुएशन ही है। और जो 3 साल का होता है वो आप तब कर सकते हो जो आपने पहले कोई ग्रेजुएशन में कोई कोर्स कंप्लीट किया हो, यानी कि पहले आप ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन में आप बीकॉम बीए कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी कंपल्सन नहीं है। और उस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद आप 3 साल की एलएलबी का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 3 साल और 5 साल की कन्फ्यूज़न मुझे लगा कि बच्चों के बीच होगी, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। हालांकि मैं उसके लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट थोड़ी सी नॉलेज हम भी रखते हैं। तो अब एक बात मैं यहाँ पे और पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कॉमर्स लूँगा तो कॉमर्स के बाद क्या मैं एलएलबी ज्वाइन करूँ, या मुझे एलएलबी अगर ज्वाइन करने का मेरा पहले से मन है तो मैं आर्ट्स के साथ भी एलएलबी कर सकता हूँ? एलएलबी आप आर्ट्स के साथ, कॉमर्स के साथ, मैथमेटिक्स, साइंस, आप किसी भी उसके स्टूडेंट हैं, आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, तो यानी कि मैं चाहे आर्ट्स लूँ 11th 12th में या कॉमर्स लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी यस। एलएलबी पर, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट आई थिंक सब दोनों ही के लिए नए होते हैं, कॉमर्स के लिए भी और आर्ट्स के लिए भी, है ना? ठीक है। चलिए अब दूसरा मैं मेरा क्वेश्चन है कि क्या जुडिशरी सर्विसेज में बैठने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है? जैसा कि अभी एक जजमेंट आया है, मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट का, उससे थोड़ी बच्चों में कन्फ्यूजन है। पहले अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंट जजमेंट आई है, इससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 3 साल की अनिवार्यता अब जो है ऑल स्टेट जुडिशरी में कर दिया गया, जो लोअर जुडिशरी। इसमें हायर जुडिशरी के लिए वो 7 साल की अनिवार्यता है, अच्छा, अब लोअर जुडिशरी के लिए भी 3 साल की अनिवार्यता
लोअर जुडिशरी मतलब सेशन कोर्ट के लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट सिविल जज और सिविल जज? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए। ओके, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी क्लेरिफाई कर दीजिए कि सिविल जज और मेट्रोपॉलिटन जज। जो क्रिमिनल कोर्ट देखते हैं, जो लोअरेस्ट कोर्ट होती है क्रिमिनल कोर्ट की, वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं वो देखते हैं। और सिविल जज होते हैं जो पिक्यूनरी जुडिक्शन, जिनकी लिमिट 3 लाख से या उससे कम होती है। ये लिमिट जो है हर स्टेट की अलग अलग है, ओके, तो वो मैटर देखते हैं, सिविल के मैटर। अच्छा, मतलब एक तो डिफरेंस हो गया सिविल और क्रिमिनल का, यस, और एक डिफरेंस हो गया कि जो केस में मॉनेटरी मनी इन्वॉल्व है उसकी मॉनेटरी लिमिट क्या है, यस। तो उसके बेस पर भी इनका डिफरेंशिएशन होता है। ओके, चलिए, तो यानी कि अभी 3 साल की जो रिक्वायरमेंट है आगे के लिए मैंडेटरी हो गई है। हाँ, क्या पुराने जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, क्योंकि इसमें भी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, तो हो सकता है अभी कुछ बच्चे मेंस स्टेज पे हो, तो क्या उनके लिए 3 साल की अनिवार्यता इस बार होगी या फिर ये नए एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होंगे उनके लिए होगी? जो नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब शुरू होंगे ओके, उनमें अनिवार्यता हो सकती है, लेकिन अब जो ऑलरेडी शुरू हैं, एग्जिस्टेंस है, तो उसमें तो होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अभी रिसेंट में ये सुनने में आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल हो चुकी है उस 3 साल अनिवार्यता के जजमेंट के अगेंस्ट। तो देखते हैं आगे क्या आता है उसका यानी रिजल्ट। कि एज ऑफ नाउ अभी की जो सिचुएशन है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो लागू हो चुका है। यस, यानी आज अगर कोई अनाउंसमेंट होती है एग्ज़ाम्स की तो तो उसमें उसमें ये लागू होगा जब तक कि रिव्यू पिटीशन पे कोई निर्णय नहीं होता। ठीक है, तो इसमें और आगे मैं मेरा तीसरा प्रश्न है कि इसका सिलेबस क्या होता है? जो मेजर सब्जेक्ट सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यही जो 5-6 मेजर एक्ट होते हैं। बाकी हर स्टेट में अपने जो लोकल लॉज होते हैं, प्लस जो थोड़े माइनर एक्ट भी डाल देते हैं जो बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड होते हैं। तो बाकी जो 6 एक्ट हैं ये मेजर है। जी, तो इसमें हमें किस तरह से इनको पढ़ना चाहिए? बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए या कोई पर्टिकुलर बुक्स होती है इसके लिए? देखिए, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट को तो बिल्कुल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 20 बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, और रही बात मेंस की, तो उसमें आपको, क्योंकि कुछ टॉपिक्स उसमें इतने डिटेल में डिफाइन नहीं होता है सेक्शंस, तो आपको जो कमेंट्री होती है उस एक्ट, पार्टिकुलर एक्ट की, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन है या सीपीसी, सीआरपीसी है, तो इसमें आपको तो कमेंट्री एक बार पढ़नी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ मेंस। ओके। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हालांकि जो ग्रेजुएशन में हैं बच्चे या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, एलएलबी कर रहे हैं, उनको बेयर एक्ट के बारे में पता होगा, बट जो इनिशियल अभी 10th में 12th में ये सपना देख रहे हैं कि वो भी जज बनकर देश की सेवा करेंगे, तो उनको मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगा। बेयर एक्ट का मतलब होता है जो हमारा कानून होता है पार्लियामेंट से जो पास होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो बुक पार्लियामेंट से इशू होती है, वो बेयर एक्ट होते हैं। उसके बाद कोई कोई भी ऑथर उसको एक्सप्लेन कर सकता है, कोई उसका एनालिसिस कर सकता है, कोई उसको समराइज कर सकता है। तो वो बाकी की जो बुक्स होती है वो एक तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, समरी होती है आपको हेल्प करने के लिए। बट बेयर एक्ट जो होता है वो एक तरह से ओरिजिनल एक्ट है जो कि पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया है। यस। ठीक है जी। इसकी तैयारी में अगर मैं जानना चाहूँ कि मैंने मान लीजिए 12th की है आज, तो कितना समय लगता है तैयारी में इसमें? देखिए, तैयारी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये है कि आप किसी टॉपिक को, कॉम्प्लिकेटेड कोई टॉपिक है, उसको कितनी जल्दी समझ सकते हैं, अपने जहन में वो कितनी जल्दी उतार सकते हैं, तो ये मैटर करता है। तो मिनिमम साल, 1.5 साल इतना तो देना ही पड़ता है कि आपको पूरे जो सिलेबस उसको कवर कर पाएँ आप। ठीक है, साल 1.5 साल का मतलब यहाँ पे है कि आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है एलएलबी है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं जुडिशरी के लिए, और आई थिंक वो भी स्टेट वाइज होती है कि हर स्टेट का अपना अपना कैडर होता है यस। इसमें। ठीक है, और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बिना कोचिंग के तैयारी संभव है? बिल्कुल संभव है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बिल्कुल संभव है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप बेयर एक्ट पर फोकस करें
और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली करें, बिल्कुल आप क्लियर करेंगे। तो उसमें जैसे मान लीजिए मुझे बेरेक्ट पढ़ने की आदत नहीं है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मुझे उसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए? कि जैसे मान लीजिए मुझे अभी उसमें लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग, इस तरह की टर्मिनोलॉजी है। तो आज तो मुझे ये पता है क्योंकि मैंने बहुत बार ये पढ़ चुका है, बट जब मैंने पहली बार पढ़ा था नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब मुझे समझ में नहीं आया था बहुत सालों तक। तो इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को पहले समझ लिया जाए जो कॉमन है, इस तरह से पढ़ना चाहिए हमें, या फिर सीधा बेरेक्ट को हमने पढ़ा, कुछ टेक्निकल टर्म्स को नोट डाउन किया, फिर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, सर्च किया कि है क्या? तो प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो हैं, जो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव कोई टर्म्स आ गया, कोई पॉजिटिव आ गया, कोई ईयर है, कंडीशन है कुछ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रही बात वेरेक्ट को कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मैं एक बार फिर आपके, अगर आपकी परमिशन रही तो मैं आके एक बार वेरेक्ट कैसे पढ़ें उस पर एक चलिए, मैं हाँ, ये क्योंकि बेरेक्ट को पढ़ना भी एक अपने आप में एक कला है, और इसमें मेरे ख्याल से एक सेपरेट सेमिनार हम कर सकते हैं जिसमें केवल यही बताया जाए कि बेरेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को जो अभी इनिशियल स्टेज पर है उनको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बेरेक्ट पढ़ने के बारे में नहीं पता, आप बुक से पढ़ते हैं किसी ऑथर की, तो बेरेक्ट एक तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं से आपको रियल नॉलेज एक्ट की, कानून की मिलती है। और उसको कैसे पढ़ना है आपको, उसके बारे में भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सोचना चाहिए। आप किसी, आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी भी मदद ले सकते हैं, या फिर एआई का ज़माना है, वहाँ से भी आप टर्मिनोलॉजीज़ को अपने अकॉर्डिंगली ईजिली आप समझ सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से एस्पिरेंट्स को वर्कआउट करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जुडिशरी एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो मुख्य स्टेट्स है वो कौन कौन से हैं जो जुडिशरी की एग्ज़ाम्स, मैं कहना चाहूँ कि कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे वहाँ पे सीटें निकलती रहती है, ऐसा जैसे कुछ है? देखिए दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। उत्तर प्रदेश में थोड़ा, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्टेट है तो इसमें थोड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मैंने दिल्ली, यूपी, ये दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, ये फ्रिक्वेंटली जो है वैकेंसी ईयर वाइज निकालते हैं, क्योंकि गाइडेंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि ईयर वाइज ईयर आप इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाइए, तो सारे स्टेट उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें जो सीट्स निकलती है वो वैकेंसीज़ के बेसिस पर होती हैं, या फिर नई वैकेंसीज भी जनरेट की जाती है? मान लीजिए कोई रिटायर हो कुछ, गया, प्रमोट हो गया नेक्स्ट हाँ, लेवल पे। उसी के एग्जिस्टिंग जो बैकलॉग होता है उसको, प्लस जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग ओके। वो नोटिफिकेशन आता है। और इसमें कुछ ऐसा कुछ कोटा सिस्टम भी होता है? जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली का ही मैं पूर्ण निवासी हूँ, और मान लीजिए मुझे राजस्थान में भी सीट निकली है, तो राजस्थान के लिए मुझे अप्लाई करना है। तो क्या एक राजस्थान के रेजिडेंट और एक दिल्ली के रेजिडेंट जो एग्ज़ाम देंगे, उनमें कुछ डिफरेंशिएट किया जाता है उनको कोटा में, ऐसा कुछ सिस्टम है? देखिए, अगर आप दिल्ली से हैं और राजस्थान आईजेएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको जनरल में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर राजस्थान का कोई निवासी और दिल्ली में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो अगर राजस्थान में वो एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करता है तो दिल्ली, क्योंकि नेशनल ये कैपिटल है, तो यहाँ उस पर कोटा एप्लीकेबल है, तो यहाँ वो अपनी कैटेगरी में ही वो एग्ज़ाम भरे। बाकी तो उसकी अपनी वो है, स्वेच्छा से अगर वो चाहे तो जनरल कैटेगरी में भर सकता है। यानी कि ऐसा कुछ रेजिडेंट वाइज कुछ प्रोविज़न नहीं होता कि इतने परसेंट लोग राजस्थान से इसमें होंगे, राजस्थान नहीं, ऐसा सच कोई नियम जुडिशरी नहीं। में, अगर ऐसा कोई आप, सिस्टम नहीं है? ओके, चलिए, ये होगी राज्यों की बात। अब नेक्स्ट, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जो प्रारूप होता है, वो किस तरह का होता है कि? एग्ज़ाम्स का पैटर्न ये है, पहले प्रीलिम्स होता है, ओके। तो कई स्टेटों में 10%, तो 10 बच्चे, और कई स्टेटों में 15 बच्चे लेते हैं पर सीट। और उसके बाद मेंस होता है, उसी वो 10 बच्चे फिर मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, और मेंस में फिर 3 बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं अकॉर्डिंगली जो वहाँ का वो है।
तो फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन। ओके, तो यानी कि 3 स्टेज हो गई हमारी एग्ज़ाम्स की। यस। एक पहली प्री स्टेज होगी जैसे सिविल सर्विसेज में होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम मेंस। होता है जो रिटर्न में होता है, और देन उसके बाद इंटरव्यू जो ये सब इंटरव्यू। क्लियर करते हैं। तो यस। इसमें जो मार्किंग होती है, जैसे मान लीजिए प्री हुआ प्रीलिम्स, उसमें सिर्फ वो एलिजिबिलिटी होता है, फिर उसके मार्क्स आगे चल नहीं, के उसके काउंट होते हैं? मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। क्योंकि वो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए होता है कि यस आप यस। नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोट हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले इसमें प्रीलिम्स होगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जो लोग उसमें क्वालिफाई करते हैं, मान लीजिए 100 बच्चों को उनको लेना है, 1000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो 100 बच्चे जो टॉप पे होंगे जिनकी मेरिट होगी, उनको मेंस के लिए इनवाइट किया जाएगा। वो फिर मेंस एग्ज़ाम यानी सेकंड लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो मेंस एग्ज़ाम होगा, और मेंस एग्ज़ाम में इनको एक्चुअली मार्क्स मिलेंगे। मेंस एग्ज़ाम लिखने के बाद क्या उसमें भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, मेंस लिखने वाला इंटरव्यू में जाएगा ही जाएगा नहीं, ऐसा? ऐसा नहीं है। फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है। 3 बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं ओके, फिर एक सीट पर सीट। तो मेंस में भी एक क्वालिफिकेशन होगा, और उसमें जो क्वालिफाई होंगे मेंस में उनको सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू और मेंस के दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं फिर फाइनल रिजल्ट के लिए। यस। फिर उसमें फाइनली उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो ये 3 लेवल हो गए, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपकी पोस्टिंग होगी, और पहले ट्रेनिंग होती है इसमें या फिर पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर आप। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू क्लियर करने के बाद हम समझे कि हम एक तरह से जुडिशरी में प्रवेश कर चुके हैं। यस। चलिए गुड। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारी जुडिशरी सर्विसेज की हम तैयारी करते हैं, इसमें कौन कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको हम रेफ़र कर सकते हैं? बुक्स तो बहुत सारी हैं, जिसमें जैसे अगर इन केस आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे, तो आप बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे रतन लाल धीरज लाल है, ये CRPC और एविडेंस के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, और CPC के लिए मुल्ला भी है, और भी बुक्स ये बुक्स के हैं। नाम हो गए जो CK टकवानी है जो CPC के लिए बहुत ही बाइबल है CPC का, प्लस कॉन्टैक्ट TP अवतार सिंह हैं, आप पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको उतना ही, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको जज बनना है। तो आप अकॉर्डिंगली अगर कोई टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। Okay. यानी कि ये जो हम बुक्स वगैरह रेफ़र करते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज या लॉ वाइज, जैसे एविडेंस के लिए एक कुछ पर्टिकुलर ऑथर्स है जिनकी बुक को अच्छा माना जाता है कि वो उसमें अच्छा मानने का मतलब है कि उसको पढ़ने से हमें क्लैरिटी मिलती है लॉ को समझने में, उसको एनालाइज करने में, है ना? और यस। ठीक है, एक अच्छा आंसर राइटिंग करने के में भी बहुत ही हेल्प करती है जो कमेंट्री बुक्स होती हैं सारी। तो ये लॉ वाइज अलग अलग ऑथर्स की बुक है ना? Yes. क्योंकि स्पेशलाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग ऑथर्स ने अपने अकॉर्डिंगली एनालाइज किया है। क्योंकि क्या है कि जब आप जुडिशरी में जाएंगे तो आपको कानून को समझना और कानून को के असली मतलब को एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसमें क्या जॉब के साथ या LLM करने के साथ ये हम प्रिपरेशन कर सकते हैं जुडिशरी की? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है उसमें? मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, और जॉब में क्या मुझे लीगल प्रोफेशन में ही होना चाहिए, क्योंकि अब ये 3 साल की कंडीशन भी आ गई है कि 3 साल की हाँ, अब तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि अब तो कंडीशन आ गई है 3 इसका साल मतलब की। अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो उसी फील्ड में करते रहे, जैसे किसी सीनियर एडवोकेट के साथ एसोसिएट हो गए, इस ये तरह से। मतलब एडवोकेसी को आप जॉब नहीं कह सकते, कि प्रोफेशनल वो है और ये प्रैक्टिस होता है। जी, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ नॉर्म्स हैं कि आप अगर आपने एक बार बार काउंसिल ऑफ मतलब किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में एनरोलमेंट ले लिया है तो आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते। और अगर आप प्रैक्टिस में हैं, किसी सीनियर के साथ हैं या सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जुडिशरी की प्रिपरेशन की, तो थोड़ी सी हाँ डिफ़िकल्टी आती है,
बट आपको क्योंकि करना है तो फिर समय समय की ही सारी वो है, अगर आप टाइम को जी, बिल्कुल, मैनेज कर क्योंकि रहे हैं तो समय को मैनेज करके आप कितने बढ़िया तरीके से जॉब में, या जॉब नहीं, मैं भी इसको प्रैक्टिस कह लेता हूँ, तो प्रैक्टिस में जो आपके लीगल प्रोफेशन की प्रैक्टिस है और अपनी पढ़ाई में आप किस तरीके से संतुलन बिठाते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन ही आपको ये सब डिफाइन करता है कि आप कितनी जल्दी इसमें सक्सेस पा सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंटली अपनी मेहनत को करते जाते हैं, आप डेडिकेटेड अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं और जुडिशरी के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनको हमारे इस वीडियो से और आपके नॉलेज से कुछ फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच। किसी और टॉपिक पर किसी और एक्सपर्ट के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।